ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखे, उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी देखी। अब आगे हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, क्या है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस समझते हैं। देखो क्या क्या है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, एटॉम, वो सब जगह तो अब क्लियरिफिकेशन है, राइट? कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, सो मॉलिक्यूलर मास इज अ मास ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या? वजन करना है, ये मॉलिक्यूल है, ये दो है ना। एटॉमिक मास मतलब क्या? एटॉम का मास, मतलब एक ही एटॉम है उसमें। सो एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ एटॉम। मतलब वजन करना है तो किसका वजन करेंगे? सपोज हाइड्रोजन का ऐसे वजन कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन लिया, उसका वजन किया। ओके, तो वो क्या हो गया? एटॉमिक मास। एक एटॉम लिया है, उसका मास किया, उसका मास मेजर किया, तो वो क्या हो गया? एटॉमिक मास। लेकिन हमने अगर मॉलिक्यूल लिया हाइड्रोजन का, मतलब H2 मॉलिक्यूल, तो अगर उसका मास निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास है। सिंपल सिंपल है। ये फिगर याद रखो, ऐसे वर्डिंग्स में मत घुसो, फिगर याद रखो और नाम याद रखो। एटॉमिक मास मतलब क्या? एटॉम लिया और उसका मास फाइंड किया, एटॉम लिया और उसका मास फाइंड किया, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या? मॉलिक्यूल लिया और उसका मास फाइंड किया, दैट्स इट। कंसेप्ट समझ गए? ओके, कि क्या है वो, दैट्स इट। ओके, तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटॉम, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो, यहां पर मास ऑफ एटॉम हाइड्रोजन है, लेकिन मॉलिक्यूल तो सेम भी होता है और डिफरेंट भी होता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास इज अ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो ये भी तो मॉलिक्यूल है, HCl। हम लेते थे HCl एसिड, तो HCl क्या है? मॉलिक्यूल, मतलब कंपाउंड है ना, कंपाउंड है, और उसको मॉलिक्यूल भी बोलेंगे। तो दैट इज ऑल्सो, मतलब सेम भी हो सकता है और डिफरेंट एटॉम भी हो सकते हैं, कहने का मीनिंग ये है। ओके, देन हाउ टू फाइंड द एटॉमिक मास। भाई ये एटॉमिक मास, ये तो मैंने बोला कि भाई एटॉम लाओ और वजन कर लो, लेकिन ये जो लिखा ड्रॉ किया हुआ था, वैसे कोई वेइंग मशीन है क्या? तो एक हमारी मेथड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये मेथड से ऑलमोस्ट, मतलब 99.99% एक्यूरेसी से हमें एटॉम का मास पता चल जाता है। सिर्फ तुम्हें नाम याद रखना है, डिटेल्ड में हमारे लिए थियरी नहीं है क्या, और वो फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री नहीं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डन। ओके, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, डन। ओके, आगे अर्लियर, पहले क्या था? अर्लियर हाइड्रोजन वॉज टेकन एज अ रेफरेंस, मतलब पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लेते थे। जैसे कि अभी हम रेफरेंस लेते हैं ना, तुम जाओ कि भाई 1 किलो टमाटर दो, तो 1 किलो के लिए, 1 केजी के लिए वो पर्टिकुलर रेफरेंस स्टैंडर्ड है कि भाई इसका मास 1 केजी है, तो वो इक्वल हो जाए, उतना टमाटर मुझे डालना है, तो ये टमाटर हो जाए 1 केजी, राइट? तो जब हमें ये पता नहीं था, हमारे पास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं था, ओके, तो वो उसके पहले हम कैसे फाइंड करते थे? तो उसके पहले हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस ले लेते थे कि भाई हाइड्रोजन सबसे छोटा है और उसका एटॉमिक मास भी कम है, तो उसको रेफरेंस ले लिया, उसकी कंपेयर में सबका मास गिनते थे, डन। ओके, तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले हम हाइड्रोजन को क्या लेते थे? एज अ रेफरेंस लेते थे। नाउ अभी क्या लेते हैं? वो तो पहले की बात है, फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री आया, अब तो इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन सा बेस लेता है? सो नाउ कार्बन 12 इज टेकन एज रेफरेंस। अभी हम कौन सा लेटेस्ट में? कार्बन 12। क्यों कार्बन 12 ऐसा लिखा है? क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स है जो अभी हमने लिखे थे, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो कार्बन 12 जो है उसको एज अ रेफरेंस लेना है, ओके, उसको एज अ रेफरेंस लेना है। सो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्या? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटॉम। देखो रटना नहीं है, समझ लो, ये कार्बन 12 है, पूरा एक ही एटॉम है। तो ये कार्बन 12 है, उसका एक एटॉम है, एक पेन है, मतलब एक एटॉम। तो ये कार्बन 12 का एक एटॉम है, उसका जो भी मास होगा डिवाइडेड बाई 12 करूंगा ना, डिवाइडेड बाई इसका मैं मास करूंगा, डिवाइडेड बाई क्या करूंगा? 12। वो जो आंसर आएगा ना, दैट इज 1 AMU,
वो जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट 1 AMU, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। डन। 1 AMU इज व्हाट, समझ में आ गया? अब पढ़ो तो समझ में आएगा। 1 AMU इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटॉम। एक कार्बन 12 एटॉम लिया, उसका मास फाइंड किया, उसको डिवाइड बाय 12 किया, 1/12, उसका जो आंसर आया दैट इज 1 AMU। डन। ओके, सो देखो ये रहा। अब तो ये तो एवरेज एटॉमिक मास आ गया, लेकिन ये जो है ओके 1 AMU वे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे एक्चुअली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए JEE नीट में तो पता होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कि मेरे पास है, ये है मेरे पास कार्बन। डन। कार्बन का एटॉम है मेरे पास, तो उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। डन। कार्बन 12 का एटॉम है, तो मेरे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। डन। तो मास अगर मैं निकालूं, ये पूरा कार्बन, ये एक कार्बन का एटॉम है, इसका ही मास करना है ना मुझे। एक कार्बन एटॉम, यही है कार्बन एटॉम, मतलब ये कार्बन 12 है, ये पूरा एक ले लिया, इसका मास करूंगा, जो भी आएगा उसका डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 12 कर दूंगा। डन। तो कैसे निकालेंगे? तो मैं इसका मास करूंगा। इसका मास कैसे करें? इसमें क्या क्या है, इसमें ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये तीनों का सम करना पड़ेगा, तभी मुझे ये टोटल मिलेगा। ये पूरे बॉक्स के अंदर ये 3 भाई साहब बैठे हुए हैं, तो तीनों का मास जो होगा वही पूरे ये बॉक्स का मास होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों का मास मैं करूंगा। अब मास निकालने के चक्कर में, मतलब ना मास निकालने के केस में, ये है जो हमारा कौन, इलेक्ट्रॉन, उसका मास नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल मास, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेयर में उसका मास है ही नहीं, नेग्लिजिबल है उनकी कंपेयर में। डन। ओके, तो हम किसका मास लेंगे? ये दोनों का मास लेंगे, क्योंकि उसका तो नेग्लिजिबल है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो कितने हैं भाई, 6 प्रोटॉन है प्लस 6 न्यूट्रॉन है। डन। ओके, तो अब इसका मास तो नेग्लिजिबल है, और 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है 1 न्यूट्रॉन के मास के साथ। 1 प्रोटॉन का मास और 1 न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मतलब दोनों का हम सेम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सेम ले लूं तो 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह भी मैं ले लेता हूँ क्या, 6 प्रोटॉन, क्योंकि इक्वल ही मास है। तो टोटल कितने हो गए, 12 प्रोटॉन। डन। अब एक प्रोटॉन का मास कितना है, ये 12 तो है ही, एक प्रोटॉन का मास कितना है, एक प्रोटॉन, ये तुम्हें याद रखना है, याद रख लो, बुक में भी लिख लो, 1.66 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम। एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻² ग्राम। किसका, एक प्रोटॉन का। डन। समझ में आ गया? पक्का? अब मिल गया मुझे कार्बन 12 का मास, तो मिल गया, कार्बन 12 का मास मिल गया। तो मेरी डेफिनेशन क्या थी, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटॉम। तो ये कार्बन 12 एटॉम का मास मुझे मिल गया, लेकिन उसका 1/12 करना है, तो डिवाइड बाय मैंने क्या किया, 12। तो ये 12 और 12 कट गए, तो मर गए, तो रहा क्या, 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻²⁴ ग्राम। डन। समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट तुम्हें याद रखना हो तो भी कैसे याद रख सकते हो, एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वही होता है 1 AMU, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास क्या था, यहाँ पे मैंने तुम्हें लिख के बताया ना, दिस इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास, ये 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻²⁴। एक प्रोटॉन का इतना है, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या आया, हमारा फाइनल आंसर भी तो वही आया, क्यों, क्योंकि 12 से 12 तो कट गया। तो एक प्रोटॉन का मास जो है वही 1 AMU होता है। डन। समझ में आया? ये JEE नीट में पूछ सकते हैं, इसलिए बता दिया, अदरवाइज चलता, बट समझ में आ गया? ओके, चलो अब हम आते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे।
अब ये क्यों पढ़े भाई, हमने ऑलरेडी एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया, अब एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी देखा ना हमने आइसोटोप्स भी है। क्या है? आइसोटोप्स। तो अगर मैं बोलूं कि भाई कार्बन 12 का एटॉमिक मास वो अलग होगा, कार्बन 13 का एटॉमिक मास वो अलग होगा, और कार्बन 14 का एटॉमिक मास वो भी अलग होगा, तो मैं सिर्फ तुम्हें इतना ना बोलूं कि भाई व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मैं 12, 13, 14 बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो तुम किसका बोलोगे? 12 का बोलोगे, 13 का बोलोगे, या 14 का बोलोगे? तो इसीलिए उनका क्या करना पड़ रहा है, एवरेज कर देना पड़ रहा है। सो उनका अगर हम एवरेज कर दे तो इसीलिए हमें एवरेज करना पड़ रहा है। क्या? व्हाई बॉदर अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास, लॉट ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल आइसोटॉप्स, के बहुत सारे एलिमेंट्स के क्या है, आइसोटॉप्स है, और आइसोटॉप्स है, और अगर मैं बोलूं कि भाई चलो बताओ व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ऐसा मैं पूछूं, तो तुम किसका बोलोगे? कार्बन 12 का बोलोगे, कार्बन 13 का बोलोगे, या कार्बन 14 का बोलोगे? तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या किए, तीनों का एटॉमिक मास का एवरेज कर दिए। तो जो एवरेज कर दिए वही तुम्हारा आंसर होगा। डन। जो हम 12 लेते हैं ना कि व्हाट कार्बन का एटॉमिक मास 12, वो लेते हैं, वो किसका लेते हैं? कार्बन 12 का लेते हैं। डन। समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? ओके चलो। तो ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास। देखो क्वेश्चन में क्या है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो ये तो तुम्हें आता है थोड़ा बहुत, तो 9th में हमने किया था मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हमें एटॉमिक मास पता होने चाहिए। एक कर दिखाता हूँ, बाकी तुम करना यहीं पर। तो जैसे कि H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 2 into 2 कितने हैं, हाइड्रोजन, और से यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉम प्लस 1 into मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटॉम, हाइड्रोजन एटॉम, या एटॉमिक मास जो भी बोलो। सो 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, प्लस 1 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो वो कितना हो गया 2 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया H2O का 18 ग्राम। डन। वैसे ही फाइंड करना है तो चलो फाइंड करो CO2 का और CH4 का। कार्बन का एटॉमिक मास में यहाँ लिख दिया है, ऑक्सीजन का भी लिख दिया है, और हाइड्रोजन का भी लिख दिया है। एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं जो यूज होंगे वो, अगर याद ना हो तो तुम्हें याद रखने हैं वैसे तो। ओके, तो इनका फाइंड करो CO2 और CH4 का। CO2 को होगा 44 और उसका 16। कितना? 16। यस करेक्ट। आ गया टीशा, करो फटाफट। CO2, एक CO2 है और 2 ऑक्सीजन है, एक C है और 2 ऑक्सीजन है। आ गया? अच्छा चलो, तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। देन आगे और एक कंसेप्ट आता है, भाई कितने मास आ रहे हैं देखो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, और अब हम फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूला मास। ओके, सो व्हाई बॉदर अबाउट द फॉर्मूला मास। भाई ये क्यों लेके आ गए वापस, एवरेज एटॉमिक मास क्यों लाए वो तो समझ में आया। ये क्यों लेके आ गए, क्योंकि यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस वेयर मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट यूनिट। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स एज अ डिस्क्रीट यूनिट, अलग अलग यूनिट के तौर पे वो है ही नहीं। अरे यूनिट के तौर पे नहीं है तो क्या है, वहां पे वो आयन के तौर पे है। किसके तौर पे है? आयन के तौर पे। जैसे कि NaCl, तो Na+ आयन है और Cl- आयन है, वो जुड़े हुए हैं NaCl। Na और Cl नहीं जुड़े हुए, Na+ और
Cl माइनस जुड़े हुए हैं, आयन जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए करने के लिए हमें क्या लाए, फॉर्मूला मास। डन। अभी करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला मास पता है क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ग्लूकोज का ये है, लेकिन फॉर्मूला मास क्या है पता है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ये है। तो ये ग्लूकोज का ही फॉर्मूला मास है। क्यों, मतलब 6 मतलब 1 ऐसा समझ लो। तो ये 1, ये 6 2 जा और ये 6 1 जा, तो आ गया 1 2 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन के एटॉम है, कितने हाइड्रोजन के एटॉम है, कितने ऑक्सीजन के एटॉम है। फॉर्मूला मास से वो फॉर्मूला मास का फॉर्मूला उससे हमें पता चलता नहीं है। अंडरस्टूड, आया समझ में? ओके, तो वही चीज है यूज्ड फॉर द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज होता है जहां पर मॉलिक्यूल एज ए डिस्क्रीट यूनिट नहीं होते, ओके, आयंस के तौर पे होते हैं, तब यूज होता है। तो देखो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास भी ये होगा, फॉर्मूला मास भी यही होगा। क्यों, क्योंकि उसको तो एक एक है इसलिए। लेकिन देखो ग्लूकोज के केस में अलग हो जाएगा। अगर ग्लूकोज के केस में अगर फॉर्मूला मास लिया तुमने तो CH2O, उसका फाइंड करोगे, और C6H12O6 का फाइंड करोगे, दोनों ऑब्वियसली अलग ही आएगा। तो वही चीज है, यहाँ पर तो सिंपल है। Na का होता है, सोडियम का याद रखना ये सारे, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ओके, 9th में ही आया था ये सब एटॉमिक मास, तो टोटल हो गया 58.5। अब भाई दो में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास? तो बेसिक डिफरेंस ही है, देखो कि भाई सम ऑफ द एटॉम ऑफ द मासेस ऑफ द एटॉम्स इन मॉलिक्यूलर मास, मतलब के मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा कि जितने भी एटॉम्स है उन सब के एटॉमिक मास का सम। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, जितने भी एटॉम्स है उन सब के एटॉमिक मास का सम, वही है क्या, मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यहां पर भी एटॉमिक मास ही लेने हैं, लेकिन किसके, वहां पर तो एटॉमिक मास ऑफ एटॉम्स थे, अलग अलग एटॉम्स थे, लेकिन यहां पर एटॉमिक मास ऑफ अलग अलग एटॉम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। एटॉमिक मास ऑफ किसके लेने हैं, आयंस। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। डन। देन लिंक्ड टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिंक है, जैसे कि C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है, डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब तुम बता सकते हो कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। फॉर्मूला मास का जो फॉर्मूला होगा उससे तुम बता सकते नहीं हो कि एक्चुअल में, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला मास क्या था, CH2O, इससे मैं बोल सकता हूं कि भाई ग्लूकोज में कितने कार्बन है, अगर मैंने फॉर्मूला बोला, सिर्फ फॉर्मूला मास बताया तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि कार्बन कितना है पता ही नहीं चल रहा, उसमें तो सिर्फ 1 बोला है, 1 तो रेशियो में है। समझ में आया? ओके, सो लिंक्ड टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब ये कहां लिंक्ड है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से लिंक्ड है, मतलब रेशियो से लिंक्ड है कि अगर एक Na है तो उसके साथ एक Cl है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन है। ये रेशियो पे डिपेंडेंट है, मतलब एम्पेरिकल मतलब प्रैक्टिकली बेस्ड, एम्पेरिकल मतलब क्या, प्रैक्टिकल बेस है ये। लेकिन ये यहां से तो डिट्टो पता ही चल जाता है कि भाई इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। डन। इससे वो पता नहीं चल रहा। वो जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, यही एग्जांपल फिर से बताया है कि ये ग्लूकोज के लिए मैं लिखूं CH2O और ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6, तो पता नहीं चलता कि इसमें कार्बन कितने हैं, भाई उतने ही है जितने इसमें है, उतने ही कार्बन इसमें भी है, लेकिन ये देखकर मुझे पता चलता नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो देख के मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें 6 कार्बन है, लेकिन ये देख के पता चल जा रहा है कि इसमें 6 कार्बन है। समझ में आया? तो यही उसका बेसिक डिफरेंस था। डन। ओके, एग्जांपल दे दो, ये जो बोला पहले डेफिनेशन दो, फिर लिंक टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसका एग्जांपल दे दो। 2 और 3 मार्क्स में आए तो मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल है,
ओके आगे देखते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। अभी जो हमने डिस्कस किया वही है। ओके एटॉम का मास किया तो वो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल का मास किया तो वो मॉलिक्यूलर मास है। The atomic mass of an element is the average relative mass of its atoms on a scale in which an atom of carbon 12 has mass of exactly 12 units. Definition नहीं पूछी जाएगी, मैंने जो बोला वो समझ गए ना। अगर एटॉम का मास, एक एटॉम का मास कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो तो वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। दैट्स इट, ये सब छोड़ो। ओके और बेस क्या लेते थे वो सब जो पहले बताया वो सब याद रखो। अभी हम एटॉमिक मास फाइंड करना है मुझे। कैसे फाइंड करूं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता करना। अच्छा पहले कैसे पता करते थे? हाइड्रोजन को रेफरेंस रखकर। अभी कैसे पता करते हैं? कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस रखकर। और 1 AMU इज इक्वल्स टू कितना? तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻²4 दैट इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटॉम। डन? ओके तो ये सब कुछ वही है। एवरेज एटॉमिक मास भी जो हमने बोला वो क्या एवरेज कर देना है। ओके यस दैट्स इट, अंडरस्टूड। ओके ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, फिर हमने बीच में एवरेज एटॉमिक मास भी देखा, फिर हमने फॉर्मूला मास भी देखा। तो ये सबके बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं है ना? ओके